Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं with the double fertilization, the unique process of fertilization in angiosperms और फिर उसके बाद दो different classes हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, तो इस सेशन को गौर से सुनिएगा और इंपॉर्टेंट चीजें लिखते जाइएगा. डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. Alright, so we are going to start from double fertilization. Alright students, अब ये वाला पोर्शन मैं अलहदा से इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आपकी बुक के सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करें तो वहां पे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स के वेरी कंसेक्टिव टॉपिक के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन को अलहदा से मेंशन किया गया है. ऑलराइट, और ये बात याद रखिएगा कि ये वाला पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन में काफी मर्तबा बोर्ड के सवालों में आ चुका हुआ है, तो इंपॉर्टेंट पोर्शन है. ऑलराइट, अब फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये है क्या चीज. अभी मैंने आपको ये बताया है कि ये एक यूनिक प्रोसेस है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में हमें नजर आता है. तो पहले नंबर पे आपको फर्टिलाइजेशन का पता होना चाहिए. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? दिस इज फ्यूजन ऑफ गमीट्स. ऑलराइट, थोड़ा सा और अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो हमें पता चलता है फ्यूजन ऑफ द मेल हैप्लॉइड गमीट विद द फीमेल हैप्लॉइड गमीट रिजल्टिंग इन अ डिप्लॉइड जाइगोट. और प्लांट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम कहते हैं दिस इज एन ओवोस्पोर. ऑलराइट, तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये फ्यूजन की वजह से, और फ्यूजन के अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. अब स्टूडेंट्स इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस गेमेटोफाइट जनरेशन की खसूसियत है. और गेमेटोफाइट जनरेशन कहां पे है इन प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में तो हमें नजर ही नहीं आ रही, तो बहुत लेस कंस्पिकुअस और रिड्यूस्ड एंड रिटेन्ड विद इन द स्पोरोफाइट. ये खसूसियात याद रखिएगा फॉर द गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. अब इसमें पहले नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि गेमेटोफाइट्स की डेवलपमेंट चल किस तरह से रही है. उसी तरह जैसे लाइफ साइकिल हम देखते हैं किसी भी पौधे का तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस है. ऑलराइट, तो स्पोरोफाइट जनरेशन यहाँ पे डोमिनेंट है और हमें नजर आ रही है, लेकिन गेमेटोफाइट जनरेशन कहाँ पे है? स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर. यहाँ पे भी दो अलग-अलग से गेमेटोफाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल गेमेटोफाइट एंड द फीमेल गेमेटोफाइट. इनकी डेवलपमेंट का एक क्विक रिव्यू देखते हैं और फिर उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को हाईलाइट करेंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो गेमेटोफाइट्स हैं इनको हम डिवाइड कर लेते हैं इनटू मेल गेमेटोफाइट एज वेल एज द फीमेल गेमेटोफाइट. ऑलराइट, अब ये जो दोनों गेमेटोफाइट्स सेपरेटली बन रहे हैं इसमें याद रखिएगा कि फ्लावर के जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए. फ्लावर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? स्टेमन. ओके, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं? दे आर कार्पल्स. अब स्टेमन को फिर हमने डिवाइड किया था अलग-अलग हिस्सों में, फिलामेंट्स एंड एंथर. ऑलराइट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हमने डिवाइड किया था तीन पार्ट्स के अंदर, देयर आर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ऑलराइट, अब इस डिवीजन के बाद स्टूडेंट्स हमारे इस मेन टॉपिक के जो कंपोनेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं इस टॉपिक के लिए, उनकी डेवलपमेंट की बात शुरू होगी. अब देखें, जो मेल गेमेटोफाइट है इट कंप्राइजेस ऑफ वन tube cell, all right, and one generative cell. अब ये जो generative cell है, after pollination, when the pollen tube grows towards the ovary, उस वक्त ये याद रखिएगा कि ओवरी के करीब जब पहुंच जाती है pollen tube ग्रो करते हुए तो generative cell तकसीम होता है और तकसीम होकर दो sperm cells बना देता है. Alright, and these sperms they are haploid. Alright students, अब अगर हम फीमेल गेमेटोफाइट की बात करें तो ये फीमेल गेमेटोफाइट किस जगह पे है? It is present within the ovule. Alright, अब ओव्यूल जो कि मुस्तकबिल में जाके सीड बनेगा और ओवरी जो फ्यूचर में जाके फ्रूट बनेगी, ये बातें याद रखिएगा. अब फिर इसकी जो डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले नंबर पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर हो जाती है मियोसिस, दैट इज रिडक्शन डिवीजन. वन सेल डिवाइड्स इनटू फोर हैप्लॉइड सेल्स. ऑलराइट, इस बात से हमें ये पता चलता है कि मेगास्पोर मदर सेल खुद क्या है? इट इज डिप्लॉयड. मियोसिस हुई तो इसने क्या बनाए? 4 मेगास्पोर्स. और ये सारे के सारे मेगास्पोर्स क्या हैं? दे आर हैप्लॉइड. आउट ऑफ दीज 4 ओनली 1 remains functional.
ऑलराइट, सिर्फ एक ही फंक्शनल रह जाएगा तो बाकी तीनों रिड्यूस हो जाएंगे और डीजेनरेट हो जाएंगे। फिर इसमें से जो एक फंक्शनल मेगास्पोर रह गया है, दिस फंक्शनल मेगास्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस द फीमेल गेमेटोफाइट। अब इस फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट याद रखिएगा, जरूर इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट के लिए। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखें, एक मेगास्पोर है और इसका साइटोप्लाज्म ग्रो करता चला जाएगा और ग्रो करते करते पूरे ओव्यूल के इनर कंपोनेंट को कवर कर लेगा। अब इसका न्यूक्लियस सिर्फ सेंटर में मौजूद है और उस न्यूक्लियस के अंदर 3 राउंड्स चलेंगे माइटोसिस के। ऑलराइट, मेगास्पोर खुद क्या है, इट इज हैप्लॉइड, जेनेटिकली इट इज हैप्लॉइड। अब इसके अंदर अगर 3 राउंड्स चले माइटोसिस के तो उसकी वजह से इसके पास 8 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे। अभी याद रखिएगा किसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अलहदा से सेल वॉल नहीं बनी, तो कितने सेल्स यहां पे मौजूद हैं, याद रखें स्टूडेंट्स, 7 सेल्स बट 8 न्यूक्लियाई। ऑलराइट, अब ये जो 7 सेल्स या 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर है, इसको समझ लें गौर के साथ कि इसमें से 3 जो न्यूक्लियाई बने हैं वो हमेशा माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड पे जाके वॉल के साथ अटैच हो जाएंगे और इनको हम कहेंगे दीज आर द एंटीपोडल्स। ओके, फिर इसी तरह जो माइक्रोपाइल वाली साइड है वहां पे 3 सेल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे और उनमें से 2 साइड्स वाले सेल्स जो है नॉर्मली दे आर नोन एज सिनर्जिड्स, और उनके दरमियान जो स्वोलन और बड़े साइज का सेल मौजूद होता है दैट इज द फीमेल गमीट नोन एज एग। ऑलराइट, अब फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो दरमियान में जो 2 न्यूक्लियाई आपको नजर आ रहे हैं ये फ्यूज्ड न्यूक्लियाई हैं, दोनों अलहदा अलहदा से हैप्लॉइड हैं, n+n तो बना क्या रहे हैं 2n स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब क्या होगा कि इस पूरे अमल के दौरान हमें इस बात का पता चलता है कि यहां पे कितने सेल्स मौजूद हैं 7 और न्यूक्लियाई कितने मौजूद हैं 8, बिकॉज द सेंट्रल 2 न्यूक्लियाई दैट आर नोन एज फ्यूजन न्यूक्लियाई, या इनको पोलर बॉडीज भी कहते हैं या इनको फिर एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई भी कह देते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने बन चुके हुए हैं, अब जरूरत किस बात की है, पोलिनेशन। अब पोलिनेशन का प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स, इसको भी आप याद रखें कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दिस इज नोन एज पोलिनेशन। इसके लिए इंसेक्ट्स वगैरह और विंड वगैरह यूजफुल एजेंट्स हो सकते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे इनके अंदर हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से ग्रोथ का आगाज हो जाएगा और पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाएगी। इसमें पोलन न्यूक्लियस का अहम किरदार है और उसके पीछे कौन मौजूद था, जेनरेटिव सेल। ओके, जेनरेटिव सेल जैसे ही पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है तो डिवाइड होगा और 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बना देगा। अब ये ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं टुवर्ड्स द फीमेल गमीट। अब स्टूडेंट्स याद रखें 2 स्पर्म्स हैं अलहदा अलहदा से, तो इस चीज को मैं अलहदा अलहदा मेंशन कर रहा हूं यहां पे। नंबर 1 इज the first fertilization or fertilization number 1. Alright, fertilization number 1 के अंदर क्या हो रहा है, sperm plus egg. Alright, sperm itself is haploid, egg is haploid, and it makes up zygote that is known as oospore, and it is diploid जेनेटिकली। ऑलराइट, ये याद रखिएगा जाइगोट ही है, कोई स्पेशलाइज्ड फीचर इसके पास मौजूद नहीं है या ये कोई अनोखा स्ट्रक्चर नहीं होगा, जस्ट क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर मौजूद है और इसने रेजिस्टेंट बन जाना है ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस अगर आ रही हैं तो उनमें आराम से गुजारा किया जा सके, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज ओवोस्पोर। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा अगर हम फेज देखें तो देयर इज फर्टिलाइजेशन नंबर 2। फर्टिलाइजेशन नंबर 2 के अंदर क्या चल रहा है, दिस इज द स्पर्म प्लस एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ऑलराइट, और फ्यूजन न्यूक्लियाई और पोलर बॉडीज। मैं ये सब के सब वर्ड्स इसलिए लिख रहा हूं कि आप किसी भी सूरत में इसको एक्सप्लेन करें तो आपका आंसर जो है वो जस्टिफाई हो सके। ऑलराइट, अब फिर इसके बाद स्टूडेंट्स पोलर बॉडीज वगैरह और ये सब के सब दीज आर स्पर्म्स आर हैप्लॉइड एंड पोलर बॉडीज दे आर डिप्लॉइड। तो इसका मतलब है यहां पे जो रिजल्टेंट सेल बनने जा रहा है दिस इज ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
तो अब ये दो जगहों पे फ्यूजन हो रही है अलहदा अलहदा से, तो इस वजह से इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होते साथ ही इंटेगुमेंट्स को मैच्योर किया जाएगा और सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ओव्यूल वाला पोर्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सारे का सारा जो आपने सीक्वेंस अभी पढ़ा है इसको याद रखिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन को समझने में और लिखने में आसानी रहेगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ देयर सीड लीव्स दैट आर नोन एज कोटिलीडन्स। Classification of angiosperm। जी स्टूडेंट्स, अब एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो तमाम पौधे आते हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इन खसूसियात की बुनियाद पे अगर हम इनको डिवाइड करना शुरू हो अलहदा अलहदा से फीचर्स के लिए, तो उसके लिए तो बहुत सारी क्लासेस बन जाएंगी। यहां पे जो आपके लिए रिक्वायर्ड है मटेरियल, उसके लिहाज से स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं ऑन टू बेसिक ग्रुप्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सीड लीव्स, जिनको हम कोटिलीडन्स कहते हैं। बुनियादी तौर पे सीड लीव्स की मौजूदगी की वजह से एंजियोस्पर्म्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू मोनोकोटिलीडनी एंड डाइकोटिलीडनी। अब ये जो कोटिलीडनी की टर्म है स्टूडेंट्स, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम कोटिलीडन्स। और कोटिलीडन्स क्या होते हैं? दीज आर द सीड लीव्स, कि जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसमें से कितने कोटिलीडन्स अपीयर होंगे, कितने उसके अंदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स पहले से मौजूद हैं जिनमें से नया पौधा निकलना शुरू होगा। ऑलराइट, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कोटिलीडन्स। अब फिर याद रखिएगा, जनरली मोनोकोटिलीडनी के मेंबर्स को हम कहते हैं मोनोकॉट्स और डाइकोटिलीडनी के मेंबर्स को हम कहते हैं डाइकॉट्स। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हमने इसको याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, बोर्ड में ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं उनकी हेडिंग्स में यहां पे लिख रहा हूं पहले, और फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो आप जो हेडिंग बनाएंगे दैट इज अबाउट द कोटिलीडन्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि इसके अंदर किस तरह की वेन्स मौजूद हैं। ऑलराइट, फिर उसके साथ वैस्कुलर टिश्यूज या वैस्कुलर बंडल्स, फिर उसके साथ आपको रूट्स का पता होना चाहिए कि रूट्स किस तरह की मौजूद है मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स की। ऑलराइट, और फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर हम बात करेंगे सेपल्स एंड पेटल्स, और फिर सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। इन पॉइंट्स को आप हेडिंग्स बनाएंगे और फिर उसके बाद एक एक दो दो जुमलों का इजाफा करते चले जाएंगे तो आपका यह सवाल मुकम्मल हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी चीज को जरा देख भी लें, मैं मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। जी स्टूडेंट्स, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को अगर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पे जो डिफरेंस इनके अंदर आएगा अकॉर्डिंग टू देयर कंपैरिजन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सीड लीव्स। मोनोकॉट्स के पास हमेशा एक ही सीड लीव मौजूद होता है और डाइकॉट्स के पास दो सीड लीव्स मौजूद होंगे। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल जो आपके पास है दैट इज मेज और कॉर्न, मकई जो होती है उसका बीज, दैट इज अ मोनोकॉट सीड। ओके, और उसी के मुकाबिल अगर आप चने वगैरह देखें या बीन्स, ये जो लोबिया होता है इसको ऑब्जर्व करें, या बादाम और चलगोजे वगैरह इनको भी देख लें, तो ऑल ऑफ देम दे आर डाइकॉट्स। इनके दो हिस्से हमेशा बन जाते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड चीज जो मैंने आपको बताई थी फ्रॉम द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, दैट इज अबाउट द वेनेशन। ऑलराइट, कि वेन्स किस किस्म की पाई जाती हैं। मोनोकॉट्स के अंदर आमतौर पे पैरेलल वेन्स नजर आती हैं, ऐसी वेन्स जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो एक है और उसके बाद वो फैलती चली जाएं, पैरेलल ग्रो करें, लेकिन कभी भी किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट ना करें, दोबारा आपस में फ्यूज ना हो। इस तरह की वेन्स को हम कहते हैं पैरेलल वेन्स। ऑलराइट, फिर दूसरी तरफ जो डाइकॉट्स हैं उनके अंदर हमें नेटवर्क ऑफ वेन्स बना हुआ नजर आता है, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ऑलराइट, तो ये भी एक और मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का डिफरेंस है
कि मोनोकॉट्स के अंदर पैरेलल वेन्स और डाइकॉट्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन और नेट लाइक वेन्स हमें नजर आए। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर बंडल्स की जो अरेंजमेंट है वो भी बड़ी जबरदस्त होती है। अब अरेंजमेंट के लिहाज से याद रखिएगा जो मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर हमें स्कैटर्ड वैस्कुलर टिश्यू नजर आएगा। जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो पूरे के पूरे कॉर्टेक्स वाले रीजन में मुख्तलिफ जगहों पे बिखरे हुए नजर आते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं दिस इज द स्कैटर्ड टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट। ये मोनोकॉट्स की पहचान है। और डाइकॉट्स के अंदर कैसा नजर आएगा? डाइकॉट्स के अंदर डिफरेंट है, वहां पे वैस्कुलर टिश्यूज जो हैं जाइलम और फ्लोएम वो रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। और स्पेशली याद रखिएगा जो जाइलम है वो आमतौर पे एक एक्स शेप्ड या स्टार शेप्ड अरेंजमेंट इन द सेंटर ऑफ द स्टेम जरूर बनाता है। ये डाइकॉट्स की पहचान है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक और एडिशनल पॉइंट मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, वो क्या है कि जो मोनोकॉट्स हैं इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ऑलराइट, इनके आमतौर पे हर्बेशियस स्टेम वगैरह मौजूद होते हैं, बिल्कुल बारीक से तने होते हैं, इनके अंदर वुडी टेक्सचर नजर नहीं आता। ऑलराइट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी मोनोकॉट्स हैं वो निस्बतन लकड़ी नुमा स्टेम डेवलप नहीं कर सकते, जैसा कि हमें हायर प्लांट्स या अगले डाइकॉट्स में नजर आ रहा है। डाइकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है और वुडी स्टेम्स होते हैं जिसकी मदद से एनुअल रिंग्स उनके अंदर सालाना तौर पे ऐड किए जाते हैं और सीजनल ग्रोथ के रिंग्स भी नजर आ सकते हैं और लकड़ी जो है बड़ी सख्त और टफ किस्म की डेवलप हो जाती है। तो ये डाइकॉट्स की पहचान है। फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर हम रूट्स की बात करें तो मोनोकॉट्स के अंदर फाइब्रस रूट्स ज्यादा नजर आती हैं। ऑलराइट, कि बिल्कुल इसी तरह जैसे छोटे छोटे बारीक से धागे हैं और उन्हीं की मदद से ये प्लांट्स अपने पानी वगैरह को और नमकियात को जज़ब करते रहते हैं और गुजारा कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो डाइकॉट्स हैं उनके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है, यानी कि रूट हमेशा रेडिकल से डेवलप होगी और फिर उसके बाद उसके फर्दर ब्रांचेस सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाली खसूसियात मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ बना रहे हैं। फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर हम फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहली बात आ रही है दैट इज द नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स के लिहाज से जो आमतौर पे मोनोकॉट्स हैं इनको हम कहते हैं दीज आर ट्राइमेरस प्लांट्स। ट्राइमेरस से क्या मुराद है कि इनके पास सेपल्स और पेटल्स की तादाद या तो 3 होगी या फिर दे विल बी मल्टीपल्स ऑफ 3। ऑलराइट, यानी 3, 6, 9, 12 इस तरह से इनकी तादाद हो सकती है। फिर अगर दूसरी तरफ हम देखें तो डाइकॉट्स के अंदर हमें क्या नजर आता है? दे आर टेट्रा और पेंटामेरस। ऑलराइट, इनके अंदर क्या है 4 या 5 या 4 और 5 के मल्टीपल्स हमें नजर आएंगे। मल्टीपल्स दोबारा वही चीज कि अगर 4 के मल्टीपल्स हैं तो 8, 12, 16। ऑलराइट, और अगर 5 के मल्टीपल्स हैं तो 5 और 10 और 15 और 20 इस तरह से इनकी तादाद हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट जो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं दैट इज अबाउट द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर्स। तो सिमेट्री के लिहाज से यहां पे हम टर्म्स जो यूज करते हैं दैट इज रेगुलर और इर्रेगुलर, और ये दोनों का कॉमन फीचर है। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ एक और अहम बात मैं बस यहां पे आपको याद करवाता चलूं दैट इज कि अगर स्टूडेंट्स कभी भी किसी सवाल में कंपैरिजन पूछा जाता है तो आप उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों चीजें मेंशन कर सकते हैं। अगर सिर्फ सवाल ये पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स और दीज टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, तो आप उसके अंदर सिर्फ डिफरेंसेस ही मेंशन किया करें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही आज के सेशन को खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।